अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आपने अपने ज़िंदगी में प्लेन के सफ़र के बारे में, ट्रेन के सफ़र के बारे में, ऐसे बहुत सारे सफ़रों के बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। बहुत से ऐसे पैकेजेस के बारे में भी आपने पढ़ा सुना होगा कि IRCTC वो ट्रेन के अंदर आपको जो है मुल्क के अलग अलग इलाक़ों की सैर व तफरीह कराती है। ऐसे ही बहुत सी प्लेन कंपनियां हैं, उनका एक पैकेज होता है, उस पैकेज के अंदर आपको वो मुल्कों की सैर कराते हैं। लेकिन अब आपको एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है कि कंपनियां अब आपको चांद की भी सैर कराएगी, स्पेस की भी सैर कराएगी, वहाँ का भी टूरिज़म कराएगी और बाज़ाब्ता उसकी जो है रेस शुरू हो चुकी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अमेज़ॉन कंपनी के जो ओनर है, अमेज़ॉन जो कंपनी है उसके जो ओनर है जेफ बेजोस, ब्लू ओरिजिन, उन्होंने एक और कंपनी की बुनियाद डाली है ब्लू ओरिजिन। उनका स्पेस पे सफ़र करने वाला एक रॉकेट है, एक शटल है, उसमें बैठकर अभी 2 दिन पहले वो ख़ुद स्पेस की सैर करके आ चुके हैं। यानी ज़मीन से तकरीबन उनका जो ये था सफ़र जो था उनका, वो ज़मीन से था 1 मीटर ज़मीन से ऊपर का वो सफ़र करके आ चुके हैं। और आने के बाद में उन्होंने ये ऐलान किया कि हम टेस्टिंग के लिए गए थे, हमारी टेस्टिंग सफलतापूर्वक यानी कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई। अब आम इंसानों के लिए हम इसको शुरू करने वाले हैं। उससे और सिर्फ 9 दिन पहले वर्जिन एयरलाइंस बोल के अमेरिका में एक कंपनी है, उसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है CEO रिचर्ड बैरेंसन। 9 दिन पहले वो भी स्पेस में जाके आ चुके हैं, क्योंकि वो जो है तकरीबन पिछले 15 सालों से इस पे काम कर रहे हैं और उनका ऐसा इरादा था कि सबसे पहली जो स्पेस की फ़्लाइट है वो हम बनाएंगे और हम लोगों को स्पेस का टूरिज़म कराएंगे। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो है उसकी बुनियाद डाली थी, लेकिन दरमियान में उनके 1-2 टेस्ट फेल हो गए। तो अभी उन्होंने हिम्मत की, क्योंकि होड़ लगी हुई है कौन सबसे पहले जाता है। तो उनको जब पता चला कि जेफ बेजोस 20 जुलाई को जाने वाले हैं, तो उससे 10 दिन पहले ही इन्होंने रवानगी के आदाब ले लिए और ये स्पेस में जाके आए। और इन्होंने भी ऐलान कर दिए कि बहुत जल्दी आम पब्लिक के लिए हम ये टूरिज़म शुरू करने वाले हैं और बड़े बड़े जो हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स हैं उन्होंने हमारे यहाँ पे इसकी बुकिंग कर ली है। सबसे पहली फ़्लाइट में वही लोग जाने वाले हैं। उसके बाद में एक और कंपनी है स्पेस एक्स, उसके CEO है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अभी चंद दिनों पहले दुनिया के सबसे बड़े मिलेनियर और बिलेनियर होने का इन्हीं को जो है शर्फ हासिल था। तो वो कंपटीशन में आगे पीछे होते रहते हैं। इनकी भी एक कंपनी है स्पेस एक्स और इन्होंने ऐलान किया है कि बहुत जल्दी हमारी भी टेस्टिंग हो जाएगी, तो हम भी आपको स्पेस की सैर कराएंगे। अब ये जो तीनों लोग हैं, रिचर्ड बैरिंसन, जेफ बेजोस और इलॉन मस्क, ये तीनों ने भी खरबों बिलियनों मिलियनों डॉलर्स अपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर ख़र्चा किए और सालों से उसके ऊपर ख़र्च हो रहा है ये तमाम चीज़ों का, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि हम लोगों को जो है स्पेस में पहुंचा सकें। इलॉन मस्क का तो प्रोग्राम और भी बड़ा है। वो तो चाहते हैं कि इंसानों को चांद पे ले जाके बसाया जा सके और सितारे सैयारों पे भी बसाया जा सके। मैं जब डिटेल्स में ये सारी खबरें पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि भाई इसका टिकट कितना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वर्जिन गैलेक्टिक जो है उसका टिकट होगा $2.5 लाख का। उसके बाद में दूसरी कंपनी जो स्पेस एक्स है उसका होगा कुछ $55 मिलियन का। और उसके बाद में जो ब्लू ओरिजिन है उसका खर्च होगा $28 मिलियन का। आप सोच सकते हैं ये जो कीमत है, आप उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते हैं कि ये जो ख़र्चा है, यानी हमने कभी अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा अमाउंट सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे की सैर और तफरीह के लिए कभी सुना भी नहीं होगा। हमारे इंडिया के हिसाब से करोड़ों रुपयों में वो अमाउंट होता है, करोड़ों रुपयों में जो है उसकी कीमत होती है।
तो मैं जब ये सब पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा सा सोचने लगा, ऐ अल्लाह, ये तेरी वही सरज़मीन है जिस ज़मीन के ऊपर लाखों लोग उनके पास में खाने को नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे ममालिक है जिन मुल्कों में, अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क, एरिट्रिया वगैरह वगैरह ऐसे मुल्क है जहाँ पे लोग जो है ना मिट्टी को, एक टाइप की मिट्टी आती है, उसी की रोटी बना के वो लोग खाते हैं। मोहतरम दोस्तों, ये आँखों में आंसू लाने वाली बात है। आपने कभी घास की भाजी सुना है? घास की भाजी, हम लोग जो रोज़ाना भाजियाँ खाते हैं अपने घरों पे, हमारे यहाँ पे भाजियों के नाम हैं मेथी की भाजी, पालक की भाजी, इस तरीक़े की भाजियाँ होती है। लेकिन मुझे आप बताओ, कभी घास जो है, घास भाजी नहीं है, बस घास को ही काट के उसी को जो है पानी में उबाल के उसमें नमक वगैरह डाल के वो रोटी के साथ में लोग खा रहे हैं। मोहतरम दोस्तों, वैसे लोग तो हमारे इंडिया में मौजूद है, घास की भाजी खाने वाले। मैंने छत्तीसगढ़ और कुछ ऐसे इलाकों की रिपोर्ट पढ़ा था। आप मुझे बताओ, मुझे इतना अफसोस होता है, और मुझे अफसोस इस बात पर होता है, भाई तुम इंसान भी है या नहीं। यानी ये जो बड़े बड़े बिलेनियर्स है, बड़े बड़े जो ये मिलेनियर्स है, मुझे तो शक ये होता है, इंसान है क्या नहीं है तुम। मतलब तुम्हारे दिल में जो हार्ट है, तुम हार्टलेस तो नहीं है कि तुम्हारे दिल में इतना भी रहम नहीं है। तुम अपनी दौलत, अगर अल्लाह ने तुमको नवाजा है तो तुम इस तरीक़े से, मुझे आप बताओ ना, कई टेस्ट उसके फ़ेल हो चुके हैं, और उसके ऊपर इसका फ़ायदा क्या है स्पेस की सैर करने का, आप मुझे बताइए। उल्टा इसका नुकसान ये है कि जो लोग स्पेस में जाते आते हैं तो उसका जो रेडिएशन है और बहुत सारी उससे बीमारियां होने का अंदेशा होता है, और रेडिएशन बहुत ख़तरनाक होता है स्पेस का। इसीलिए अल्लाह ताला ने तक़सीम किया हुआ है। हमारा जो ज़मीन की जो हमारी सतह है और आसमान की जो सतह है, दोनों के बीच में अल्लाह ने एक परत बिछाई हुई है, उसको ओज़ोन परत कहते हैं। उसको पार करके तुम अगर स्पेस में, आसमान के सतह के की जो यानी उस सतह के अंदर आप लोग जा रहे हो, बड़ी बड़ी बीमारियां आप साथ में, यानी बीमार होने के लिए वहाँ पे जाना है, वो भी करोड़ों रुपये खर्च करके। ये लोग जो है मोहतरम दोस्तों, इन्होंने इतना जो पैसा बनाया है और पैसा कमाया है, इनके दिलों में रत्ती बराबर भी इंसानियत के लिए ये रहम नहीं है कि जो इंसानियत अभी जो इंसान है ज़मीन के ऊपर, अरे पहले उनकी फ़िक्र करो। सितारों सैयारों पे इंसान ले जाके बसाने की जो लोग सोच रहे हैं, जो ज़मीन पे है इंसान। आपको पता है दुनिया के अंदर ये जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, ख़ास तौर पे अफ्रीका के मुल्कों में, तो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था BBC के ऊपर, वो लोग बता रहे थे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा वैसे बच्चे हैं जिनकी उम्रें 15 साल से कम हैं पूरी दुनिया में, यानी इंटरनेशनल लेवल पे उसमें अक्सरियत अफ्रीका के अंदर है। उन्होंने बताया कि अफ्रीका के मुल्कों में ये जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे टेररिस्ट बन रहे हैं, और उनका वज़न जितना नहीं है उससे बड़ी बंदूक लटका के फिर रहे हैं वो, तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको सिर्फ खाने का लालच देते हैं, बस कि हमारे साथ आ जाओ, तुमको 2 वक्त का खाना मिलेगा पेट भर के। बस वो 2 वक्त का पेट भर के खाना, उसके लिए वो लोग वैसे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप के पास में ना उतना अनाज है, ना उनके पास उतना पैसा है, ना उनके पास उतनी चीज़ें हैं जिससे वो अपनी औलाद को पाल सके, उनको पोस सके। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है, उन मुल्कों में डेवलपमेंट नहीं है, ना उनके पास में बराबर से वसाइल है, ना इंडस्ट्रीज़ है। मुझे आप बताओ, ये सारे लोग, ये जो लोग हैं, ये ऐसा बिलियनों से अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। खुद अमेरिका के नीचे जो साउथ अमेरिका है, जिसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, वो पूरे अमेरिका के जो मुल्क है, जैसे मैंने कल कोलंबिया की मिसाल दिया था, कोलंबिया के एक पॉप सिंगर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो बताने लगे कि कोलंबिया में 90% लोग ऐसे हैं, अगर समझो वो गरीब है तो वो गरीब ही मरेंगे, उनके बाप दादा गरीब, क्योंकि और वो गुर्बत की वजह से। फिर कोलंबिया पूरी दुनिया का
जो ड्रग्स सप्लाई है उसका सबसे बड़ा मरकज़ है और सबसे बड़ा सेंटर है। सिर्फ गुर्बत की वजह से, ऑप्शन ही नहीं है उनके पास में दूसरा, कोई और दूसरी चीज़ ही नहीं है उनके पास में। तो ये सारे लोग अगर वैसे मुल्कों में, जो जुनूब अमेरिका के भी मुल्क है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ अगर लगाते हैं, वहाँ के लोगों को तालीम देते हैं, एजुकेशन देते हैं, वो बताने लगा पॉप सिंगर, बोले उसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वहाँ पे स्कूल ही नहीं है। बच्चे जो है जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनके अंदर कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगी कि भाई हम इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, स्कूल ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे। तो बोले मैं जब स्कूल जाता था तो मैं देखता था कि मेरे उम्र के और मेरे से कम उम्र के बच्चे जो है वो छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, मजदूरियाँ कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से उनके पास में स्कूल में पढ़ने के वसाइल ही नहीं हैं, गवर्नमेंट के स्कूल ही नहीं है वहाँ पे। तो क्या है ये जो अल्लाह की तक़सीम, मैंने जो कल भी बताया था मैंने कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सबसे बड़ा कमाल है कि उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ की फ़िक्र को लिए कि भाई समाज में बैलेंस होना चाहिए। समाज में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग करोड़पति, अरबपति, बिलियनियर और मिलेनियर है। भाई समाज के अंदर अगर चोरियां हैं, समाज में डकैतियां है तो क्यों है? गुर्बत की वजह से। फिर अब क्या किया जाए? तो गुर्बत का ख़ात्मा किया जाए। तो गुर्बत का ख़ात्मा कैसे होगा? तो गुर्बत का ख़ात्मा ऐसे होगा कि जो पैसे वाले हैं वो अगर ज़कात देंगे तो उनकी ज़कात से ये जो गरीब लोग हैं इनके डेवलपमेंट पे उसको ख़र्च किया जाएगा, इनको कारोबार से, बिज़नेस से लगाया जाएगा, इनको हुनरमंद बनाया जाएगा ताकि ये अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ सालों के बाद ये खुद ज़कात देने वाले बन जाए। और आपको मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कितने आपकी जो पर्सनैलिटी थी, आपकी जो शख्सियत थी वो कितनी इन्वेंटिव थी, यानी कैसे इन्वेंशंस आपने किए और किस तरीक़े से आपने डेवलपमेंट के अंदर अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी और उम्मत को जो है किस तरीक़े से उस रास्ते पे खड़ा किया कि एक आदमी आपके पास आता है मदद मांगने के लिए और वो ये कहता है कि मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ सदका ज़कात दे दो। आपने कहा कि तुम तो हट्टे कट्टे हो, सदक़े ज़कात के मुस्तहिक़ तो तुम हो नहीं, तो एक काम करो, तुम्हारे घर पे क्या है वो सामान लेके आ जाओ। उन्होंने अपने घर से एक प्याला लेकर आए और कुछ सामान था, वो लाने के बाद आपने जो है उस प्याले को किसी को बेच दिया और उसके बाद उससे जो पैसे आए वो पैसे आने के बाद उसमें से कुछ पैसों का आपने अनाज ख़रीद के उसको दिया कि जाओ इसको अपने घर वालों को देकर आ जाओ। और कुछ पैसों से आपने कुल्हाड़ी जो होती है, कुल्हाड़ी का जो मुंह होता है सामने का, वो अपने हाथों से उसको बराबर से जो है लकड़ी के अंदर लगाया और लगाने के बाद में वो कुल्हाड़ी उनके हवाले की और कहा कि 15 दिनों तक तुम्हारा काम यही रहेगा। सुबह में तुम जंगल चले जाओगे, दिन भर लकड़ियाँ तोड़ोगे, शाम में मदीना में लाकर वो लकड़ियाँ बेच दोगे और 15 दिन तक उसकी जो आमदनी रहेगी अपने पास में रखना और फिर उसके बाद जो है 15 दिन के बाद आके मुझे मिलना, उससे पहले तुम आना नहीं मेरे पास। अब उन्होंने क्या किया, वो रोज़ाना सुबह में जंगल चले जाते, लकड़ियाँ तोड़ते, मदीना में लाकर उसको बेचते। 15 दिनों तक उन्होंने उस मेहनत से और उस एक नए काम से उन्होंने इतना इनकम जनरेट कर लिया कि जब वो 15 दिन के बाद आए तो अल्लाह के नबी ने उनका जो प्याला था वो वापस से जिनके पास था उनसे ख़रीद के उनको दे दिया और उसके अलावा बाकी जो पैसे थे उनके घर के अनाज वगैरह के लिए भी, और एक अच्छा खासा अमाउंट उनके पास में बच गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीक़े से अपने सहाबा को उभारा, आपने कारोबार की तरफ, तिजारत की तरफ, खेती बाड़ी की तरफ के मदीना के अंदर आप जब जाते थे बागात में, तो चूँकि अंसार मदीना बागात खेती बाड़ी किया करते थे, उनके बड़े बड़े खजूरों के बागात थे, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तरीक़े बताते थे, उसे कहते हैं ताबीर। हदीस की किताबों में पूरे अबवाब इसके बांधे हुए हैं ताबीर के। ये जो है ना, ये नर झाड़ होता है और मादा झाड़ होता है, यानी दरख्त जो होते हैं उनको दोनों को मिला के एक तीसरी किस्म पैदा करना। मेरे ख़्याल से मुझे जो है हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक क्लास 1 ऑफिसर
हमारे सैयद रियाजुद्दीन साहब नेल्लूर आंध्र प्रदेश, उन्होंने मुझे परसों ही फ़ोन करके बता रहे थे वो कि मौलाना मैंने बड़े बड़े जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे काम किया हूँ बड़ी पोस्ट के ऊपर, अभी वो रिटायर हो गए। वो मुझे कुछ बता रहे थे, बोले ये हमारे फील्ड और हमारे लाइन की चीज़ है, 2 दरख्तों को मिला के एक तीसरा दरख्त पैदा करना। तो ये जो है ना, ये आज अब आप सोचो वो अल्लाह के नबी की जो टेक्निक थी, आज उस पर रिसर्च करके बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जबकि हमारे नबी 1450 साल पहले अंसार मदीना को सिखा कर गए। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन अगर आपको निकालना है आपके खेतों में से, आपके बागों में से, ये तरीक़े इस्तेमाल करो। तो अल्लाह के नबी के मदीना में जाने से ऐसी उनके ऊपर रहमतें हो गई कि उनका प्रोडक्शन बढ़ गया, टिबल प्रोडक्शन होने लगा, और वो सूद से पाक हो गए। यहूदियों के सारे कर्ज़े वगैरह उन्होंने अदा कर दिए, उनके घरों में खुशहाली आ गई, खुशहाली का एक माहौल बन गया। ये सिस्टम, ये निज़ाम जो इस्लाम का फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सिस्टम है, उसका मकसद ही ये है समाज से गरीबी को ख़त्म किया जाए। इसीलिए आप देखो ना, इसीलिए ये जितने अरब मुल्क हैं ना, वहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीक़े से और तरतीब से इस सिस्टम के ऊपर अमल होता है सारे अरब मुल्कों के अंदर। इसलिए आप देखो वहाँ का कोई भी ओरिजिनल अरब आपको कभी भी किसी का मोहताज नज़र नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह ने उसको देने वाला बनाया है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे मक्का में भी आप देखोगे तो बाज़ जगहों पे लोग छोटे छोटे मकान बना के वहाँ पे रहते हैं पहाड़ियों वगैरह के ऊपर। ये कौन लोग हैं? ये वो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो हिजरत करके सऊदी चले गए, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उन लोगों को वहाँ रहने की इजाज़त दी, फ़लस्तीन के और ऐसे दूसरे बहुत सारे मुल्कों के मुसलमान लाखों की तादाद में हैं सऊदी के अंदर और दूसरे दीगर मुल्कों के अंदर। तो वो बेचारे लोग इस तरह से जो है छोटे छोटे मकानात वगैरह बना के रहते हैं। बाकी वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो वहाँ के सिटीज़न हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की गवर्नमेंट ने भी और वहाँ उन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है एक दूसरे को डेवलप करने का, और फिर वही डेवलपमेंट के सिस्टम के तहत में वहाँ पे जो लोग ये इस तरीक़े से बाहर मुल्कों से जाके बसे हुए हैं, उन्होंने उनको भी डेवलप किया, उनके बच्चों को भी बड़े बड़े स्कूलों के अंदर जो है माशाल्लाह वहाँ, यानी जैसे वहाँ के नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, ये भी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनको भी उन्होंने बराबर के हुकूक दिए। ये सिर्फ इस्लाम में है, वरना मैं साउथ कोरिया गया था तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे भी मुझे एक झोपड़पट्टी नज़र आई। झोपड़पट्टी बोले तो वो तो झोपड़पट्टी भी नहीं कहना उसको गलत रहेगा, बल्कि खाली टाट पतरियाँ डाल के एक मैदान के अंदर खूब बहुत सारे घर है। तो मैं बोला यार ये कौन लोग हैं ये? तो बोले ये साउथ कोरियन नहीं है, ये सब नॉर्थ कोरिया से भागते भगाते हुए किसी भी तरीक़े से जो लोग यहाँ पे आ गए, ये सब वो लोग हैं। बोले ये माइग्रेंट्स है नॉर्थ कोरिया के। तो मैंने कहा यार नॉर्थ हो या साउथ हो, तुम्हारे भाई ही है वो, क्योंकि पूरी दुनिया में कोरियन जो है सिर्फ एक ही कौम है, एक ही कबीला है, एक ही ख़ानदान है, तो तुम्हारे ख़ानदान के है वो। तो तुम्हारी गवर्नमेंट ने उनको यहाँ पे कुछ घर वगैरह बना के देना चाहिए था प्रॉपर, इनके बच्चों के तालीम। नहीं बोले हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप मुझे बताओ, ये और दुनिया के मुल्कों की भी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन उनके कंपैरिजन में अगर आप मुस्लिम मुल्कों को देखोगे, अरब मुल्कों को देखोगे, जैसे ओमान के अंदर एक कौम है उसको बल्लूशी कहते हैं। बल्लूशी, जो लोग ओमान में रहते होंगे उनको पता होगा, ओमान में एक कबीला है उसको बल्लूशी कहते हैं। ये बल्लूशी कौन है? ये सब बलोचिस्तान के वो लोग हैं, जब एक मरतबा बलोचिस्तान पे अटैक हुआ था ये लोग सब भाग गए थे ओमान को, वहाँ जाके वो लोग आबाद हो गए। तो ओमान गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता उनको शहरियत दी हुई है अपने मुल्क की, वहीं के सिटीज़न बना लिया उनको, यानी उनके साथ हुस्ने सुलूक, क्योंकि ये इस्लाम की तालीम है हुस्ने सुलूक। वो वैसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया से साउथ में आ गए तो वहाँ पे उनको रहने को घर भी नहीं दिए उन्होंने। तो चूँकि ये सिस्टम इस्लाम का है, तो इससे क्या हो गया, इस सिस्टम की वजह से क्या हो गया, समाज की गरीबी दूर हो गई, लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए। और हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ का ज़माना आने तक हर आदमी ज़कात का देने वाला था, फिर ज़कात का लेने वाला कोई नहीं रहा। आज जो है मोहतरम दोस्तों, ये जो अनजस्टिस है, ये इसे अनजस्टिस कहते हैं, जो यानी एक तरफ तो गरीबी गरीब, लोगों के पास खाने को नहीं तो मिट्टी की रोटी खा रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना पैसा और इतनी दौलत है कि वो स्पेस में सैर करने की सोच रहे, यानी उनका दिल भर गया अभी दुनिया की सैर करके। तो बोले यार नया कुछ
और कुछ निकालो अपने दिल के खुशी के वास्ते में। अरे कौन सी इंसानियत है ये? तो इसी का ये नुकसान है, इसी का ये साइड इफ़ेक्ट्स है। तो जब ये समाज में जो है ना इस तरीके से जब अनबैलेंस होता है तो वहाँ पे दंगे होते हैं, फसादात होते हैं, कत्लेआम होते हैं, लूट मार होती है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं ना उनके दिल में एक नफ़रत भरी हुई होती है अमीरों के लिए। उनको लगता है साले ये हरामी जो लोग हैं ना इन्होंने सब जुल्म किए हमारे ऊपर। इन सालों ने कुत्तों ने जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बनाए और इन्होंने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी और इंडस्ट्रीज़ बनाए, इन साले हरामखोरों ने हमको लूट लूट के बनाए इन्होंने। और ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, मैं नेशनल ज्योग्राफिक पे एक प्रोग्राम देखता हूँ, उसका नाम है इनसाइड। वो इनसाइड जो प्रोग्राम है उसमें वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ऐसी चीज़ें जो यानी अपने को पता भी नहीं रहता उसके अंदर की डीप रियलिटी क्या है। उसमें मैं एक प्रोग्राम ये देख रहा था जो अमेरिका के अंदर और बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो है ना जैसे फेक कॉल्स आते हैं। आपको भी कभी ऐसे फेक मैसेजेस कॉल आते हैं, आपको इतने का इनाम मिल गया, उतने की लॉटरी खुल गई और आपको जो है इतने का लोन मिलेगा, पहले इतने पैसे भरो। तो इसका सबसे बड़ा जो रैकेट है वो कहाँ पे चलाया जाता है? उसका पहला नंबर है इज़राइल, उस पर मैं एक डिटेल में सबक दूंगा। लेकिन दूसरे नंबर पे जो है जो कैरेबियन आइलैंड्स है, जैसे बारबाडोस, जमाइका, पोर्ट ऑफ स्पेन, सेंट लूजिया, सेंट जो एंटीगोवा और डोमिनिका रिपब्लिक, 2 डोमिनिका है अलग अलग। ये जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं ये सब क्या सब काले लोगों के, जिनको हम लोग वेस्ट इंडीज़ कहते हैं ना, वेस्ट इंडीज़ के छोटे छोटे जो मुल्क है, बहुत सारे मुल्क हैं वो। तो ये सब वेस्ट इंडीज़ के जो छोटे छोटे मुल्क है वो वहाँ बैठ बैठ के अमेरिकन को लूटने का काम कर रहे हैं। तो उनका इंटरव्यू ले रहे थे वो लोग नेशनल ज्योग्राफिक वाले, तो बोले भाई तुम क्यों लूट रहे नहीं? बोले हम लोग, ये हक़ है हमारा, हक़ है तुम्हारा, क्या हिसाब से तुम्हारा हक़ है ये? तो वो जो वेस्ट इंडीज़ के जो अकाबिर साहब थे उनके भी बहुत सारे लोग अतराफ़ में खड़े हुए थे और वो बैठे हुए थे, बोले ये सबके लीडर साहब है। तो उनका जब इंटरव्यू, दिस इज़ नॉट एनी रॉन्ग थिंग, वो अपने इंटरव्यू में बताने लगे, वी आर टेकिंग आर मनी, दिस इज़ आर मनी। हाउ दिस इज़ योर मनी? बिकॉज दिस white people, they take our grandfather from Africa, from Ghana, from Nigeria, from बहुत सारे अफ्रीकन मुल्कों से लेके आए, बोले हम हमारे बाप दादा को खींच के यहाँ पे, and they use them and only given them 2 times meal। और उन्होंने क्या किया? उनको सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया। so where them salaries, उनकी तनख्वाहें कहाँ पे है? गन्नों के खेत में हमारे परदादा ने भी काम किए, दादाओं ने भी काम किए, ये पूरे अमेरिका वालों ने लूटे बोले हमारे दादा परदादा को। ये पूरे वेस्ट इंडीज़ में हम कहाँ से आए? ये हमारा थोड़ी मुल्क है ये। तो जो इन्होंने हमारे बाप दादाओं के साथ किया था आज हम उसको उसूल कर रहे हैं, ये हमारा हक़ है उनके पास में। हम लूट रहे नहीं उनको, हम कोई डाका थोड़ी डाल रहे, हम अपना हक़ उसूल कर रहे हैं। ये मेंटालिटी क्रिएट होती है, ये थिंकिंग बनती है उसके बाद में। जब इस तरीके का जुल्म होता है तो फिर कल भी वैसा ही होगा, याद रखना मेरी बात आप। ये जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर और मिलेनियर्स हैं ना, स्पेस की फ़्लाइट में जा रहे हैं और इस तरीके के प्रोग्रामों पे बिलियनों डॉलर उड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ जहाँ लोगों को खाने को नहीं रहेगा, मोहताज और मिस्किन बन के जो लोग पड़े हुए हैं ना, तो फिर दुनिया में वही अबतरी के हालात पैदा होंगे, अबतरी के लूट मार कत्ले आम जो आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए जो अनजस्टिस है। तो ये सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने जो है इस तरीके से गरीबी और अमीरी के बीच की जो है दीवार को और खाई को इस्लाम ने मिटाया। और जो मुल्क इस्लाम के नाम पे भी बने हुए हैं और मुस्लिम मुल्क कहलाते, जैसे पाकिस्तान की मिसाल ले लो, शुरू में ही आधा किलोमीटर का इस्लाम है, उसके शुरू में आधा किलोमीटर लगता उसको पूरा पढ़ने के वास्ते, इस्लामी जमहूरिया
पाकिस्तान, ऐसा इतना बड़ा नाम लिखे हुआ है आधा किलोमीटर तक। इस्लाम का नामो निशान ही नहीं है। वही अनजस्टिस कि एक करोड़पति आदमी अपने बेटे के निकाह में 200 करोड़ रुपये खर्च करता है, 200 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये। और दूसरी तरफ उसी मुल्क के अंदर एक 5 साल 7 साल का यतीम बच्चा, एक मासूम बच्चा, वो चाय का कैन हाथ में लेके रोडों रास्तों पे और स्टेडियमों में चाय बेच रहा है। ये अनजस्टिस है। ये शर्म आना चाहिए 200 करोड़ खर्चा करने वाले लोगों को कि तुम्हारे दिल में, अरे तुम पहले तो मुझे ये बताओ, मुसलमान बात की बात है, तुम इंसान है क्या पहले? यानी इंसान होने के नाते से तुम्हारे दिल ने ये कैसे कबूल कर लिया 200 करोड़ रुपये तुम शादी में खर्चा करो? शर्म की बात है ये, अफसोस की बात है ये जो लोग अपने अपने शादियों में 200-200 500-500 करोड़ खर्चा करते हैं ना, ये साउथ अफ्रीका में जो लूट मार आप देख रहे हैं ना, ये क्यों है मालूम है आपको? ये लोगों के अंदर का गम और गुस्सा है। वो जो गुप्ता फैमिली जिसके ऊपर मैंने सबक दिया हूँ, उन्होंने अभी अपने बेटी की शादी की, उसमें 2000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्चा किया उन्होंने, 2000 करोड़ से ज़्यादा। इंडिया से प्राइवेट प्लेन में उनके मेहमानों को वहाँ पे बुलाए, आर्मी के जो है वो इस्तेमाल किए, धिंगाना वहाँ पे दुनिया भर के जो बड़े बड़े नामवर सिंगर है। यानी आप सोचो, एक इंडिया की फैमिली वहाँ पे जाके बसी, उन्होंने वहाँ पे तरक्की की है, और उसके बाद में उसी मुल्क के अंदर जहाँ पे लाखों लोगों को खाने को नहीं है, तुम वहाँ पे मस्ती, करडुक के जैसी, करडुक मतलब डुक्कर, उसके जैसी मस्ती में आके, मस्ती में 2-2 हज़ार करोड़ रुपये खर्चा करते हैं वहाँ पे तुम शादियों के ऊपर, और उसी मुल्क में हज़ारों लाखों लोगों को खाने को नहीं है। तो लोगों में एक जो गम और गुस्सा रहता ना, वो निकलने का टाइम उनको वो नहीं मिल रहा था, मौका नहीं मिल रहा था। और जैसे ही उनको मौका मिला, पूरे मुल्क को बर्बाद करके रख दिया उन्होंने, मुल्क को बर्बाद। फिर देखे ना हमने उनके वहाँ के हालात। तो ये ऐसा होता है, जो गम और गुस्सा होता है ना, सेम पाकिस्तान में भी वैसा ही हाल है। ये 200-200 करोड़ की शादियाँ हो रही है, और उसी मुल्क के अंदर लोगों के पास में खाने को नहीं है, गुर्बत है, इफलास है, फाका कशी है। तो फिर क्या हो गया? आज के हालात वहाँ पे ऐसे हैं, मैं आपको बताता हूँ, ना वहाँ पे जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना जान महफूज है, ना माल महफूज है। कराची शहर दुनिया के डेंजरस सिटीज़ की टॉप 10 की लिस्ट में आता है, जहाँ पे रोज़ाना के कत्ल और मर्डर का जो एवरेज है वो तकरीबन 30 के करीब है। रास्ते से चलते हुए कार जा रही है, 2 बाइक सवार आगे 2 तरफ से, चल निकालो बोले पैसा। आम है, लूट तो वहाँ पे आम हो चुकी है। आम ये लूट वगैरह क्यों है? वो सिर्फ अनजस्टिस की वजह से। यानी मुझे आप बताओ, जो पैसे वाले लोग हैं, जो 200 करोड़ की शादी करने की बजाय, वो जो 200 करोड़ की शादी करने वाला, जो पैसे के मस्ती में आया हुआ पैसे वाला और मालदार है, 200 करोड़ के अंदर अगर 2-2 लाख रुपये में भी वो गरीबों की मदद करता, तो मुझे आप बताओ 1 करोड़ में 50 और 100 करोड़ में तकरीबन 5000, ऐसे 10,000 लोगों की मदद होती थी 200 करोड़ के अंदर। 10,000 को कारोबार मिलते थे, 10,000 के घर बन सकते थे, 10,000 आम लोगों के, और वो 10,000 लोगों के दिल की गहराइयों से दुआएं निकलती थी आपके लिए और आपके बेटे के लिए। और मैं बता रहा हूँ, उनसे अच्छे तो ये जो पाकिस्तान में जिसने 200 करोड़ की शादी किया, उससे अच्छे तो हमारे इंडिया के अंदर जो बुत परस्त है, जो हमारे हिंदू समाज के, जो हमारे बिरादराने वतन हैं, जो हमारे भाई है, वो अच्छे हैं इनसे। कि औरंगाबाद ज़िले में लासूर एक गांव का नाम है, वहाँ के एमएलए के बेटी की शादी के बारे में भी मैं पढ़ रहा था। तो उनका इंटरव्यू देख रहा था एक मराठी न्यूज़ चैनल पे। तो वो आदमी ने, उनका भी बजट करोड़ों में था, लेकिन किसी ने उनको मशवरा दिया, बोले भाई करोड़ों रुपये 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे खाली अपनी शान दिखाने में, उससे अच्छा ये है गरीबों को घर बना के दो। 300 लोगों को घर बना के दिया उसने, 300 लोगों को। आप मुझे बताओ, वो 300 गरीब लोग जिनके सरों पे छत नहीं थी, आज उस इंसान की वजह से वो 300 लोगों को घर मिला, उनकी दुआ मिलेगी या नहीं मिलेगी? उसमें मुसलमान भी है बहुत सारे, उनको भी घर दिए उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो है सिर्फ ये देखे कि भाई अपने ही लोगों को दिए जाए, नहीं, मुसलमानों को भी दिए घर।
मुझे आप बताओ ना, दुआएं लगेंगी या नहीं लगेंगी? और वो आदमी कल अगर इलेक्शन में खड़ा होता है तो हम बोलेंगे वैसे इंसान के बारे में कि यार वाकई में भी अपने जेब का पैसा जिसने गरीबों को घर बनाने के लिए लगा दिया, वैसे इंसान को तो आंख बंद करके वोट देना चाहिए। हक है उस इंसान को वोट हासिल करने का, गवर्नमेंट के पैसों से नहीं भाई, अपने खुद के बेटी की शादी में जो खर्चा होने वाला था उस पैसे से गरीबों को घर दे दिया उस इंसान ने बना के। और शादी क्या किए, सारे प्रोग्राम कैंसल। चलो एक कार में बैठ के लड़के वाले आ गए, घर के सामने ही जो है उनका शादी का प्रोग्राम हो गया और लड़की उसी कार में विदा हो गई, किसी को दावत नहीं। मुझे बताओ ना मोहतरम दोस्तों, मेरा सवाल है ये, तो ये जो अनजस्टिस होता है ना, इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। वो तो सिर्फ इस्लाम ने ज़कात है, सदक़ात है, अतियात है, इसका जो है हमको हुक्म दिया। तो आखिरी में मैं यही कहूँगा, हमारे पूरे सबक का खुलासा भी यही है कि देखो अपने घरों में भी अनजस्टिस मत रखो। बाप का इंतकाल हो गया, उसके बाद बराबर से मीरास तकसीम करो वारिसों के अंदर। छोटे भाइयों को उनका हक दो, बहनों को उनका हक दो, भतीजों को उनका हक दो, हर एक को उसका हक दो। और मैं खाली भाषणबाजी नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। अगले महीने मेरे बेटे का निकाह होने वाला है, लेकिन मैंने उसके निकाह से पहले ही एक घर उसके लिए किराए से ले लिया हूँ। क्यों? ये हक है उसका राइट है। मुझे ये हक नहीं दिया शरीयत ने कि मैं उस पर मुसल्लत होकर बैठूं और ये कहूँ कि नहीं तुझे ज़बरदस्ती जॉइंट फैमिली में ही रहना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम ने जो हुकूक़ कहा है, तुम्हारा रहो आराम से, इत्मीनान से, दिन भर घर में रहने का, और खाओ पियो सब साथ में, और बाद में जो है अपने घर में चले जाओ। तुम्हारा अपना जो आमदनी कमाई वगैरह है उसका हिसाब किताब तुम्हारे पास रखो। ये इसे कहते हैं राइट। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? औलादें कभी भी फिर बाप के ख़िलाफ़ में बगावतें नहीं करती। बगावतें कब होती है? जब माँ बाप ज़बरदस्ती बहू बेटे पे मुसल्लत होके, और बेटे को लगता है यार मेरा बाप ज़बरदस्ती दबा के रख रहा मुझे, तो इसके लिए बाबा दबाने का मसला ही नहीं है। तुमको प्राइवेट सेपरेट तुम्हारा घर दे दिए, दिन भर हमारे साथ रहो, खाओ पियो मस्त आराम से, बाकी तुम्हारे घर में चले जाओ। तो इससे क्या होता है, उनके दिलों में अज़मत बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती है। उनको लगता है कि वाकई में भी हमारे साथ में हक़ तलफ़ी नहीं हुई है। तो ये इसे कहते हैं हुकूक़। घर में भी हर एक को उसका हक़ देना चाहिए। हर एक को, तुम हर एक को उसके हुकूक़ दो, हर एक को उसके राइट्स दो। इंशाअल्लाह कभी भी ज़िंदगी में आपके यानी जो मैंने कहा कि इस तरीक़े से लूट है, मार है और लड़ाइयाँ है और झगड़े हैं और दुश्मनियाँ हैं, कभी नहीं होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और अल्लाह हमको अल्लाह का जो हक़ है, ज़कात है, सदक़ात है, अतियात है और क़ुरबानी वग़ैरह है, उसके अदायगी की भी हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और अपने रिश्तेदारों से भी हुस्न सलूक करने वाला बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।